नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग दूसरे चैप्टर फोर्स एंड मोशन को पढ़ रहे थे। और कल के लेक्चर सीरीज में हम लोग कोणीय वेग तक पढ़ चुके थे और इसे डिफाइन कर चुके थे कि कोणीय वेग क्या होता है। आज हमारा अगला टॉपिक रहेगा वृत्तिगत करते पिंड का आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं व्हाइट बोर्ड पर। आइए व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। देखिए, आवर्तकाल एक समय होता है। आवर्तकाल एक समय होता है जैसे एक कोई पिंड है जो वृत्ति गति कर रहा है। ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया r। इस पर कोई पिंड है नियम द्रव्यमान का, जो यहाँ से चलते हुए एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गति कर रहा है और यहीं से शुरू करके अपने मोशन को यहाँ से गति करते हुए इस तरीके से फिर यहीं पहुँचता है। तो वृत्त के परिधि का एक चक्कर पूरा लगाने में, वृत्त का परिधि होता है, इसका एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, इस पिंड को वृत्त का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। तो आवर्तकाल को हम लोग टी से लिखते हैं। आवर्तकाल एक समय होता है, एक समय होता है। इसे कैपिटल टी से लिखते हैं। तो यह एक समय है। तो समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। अतः तो लिख सकते हैं यहाँ पर आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है। अब इसकी परिभाषा अगर आपको लिखनी है तो देखिए कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन लिखने के लिए वृत्ति गति करते पिंड का आवर्तकाल, ये इसका फिगर हो गया। आपको फिगर बनाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक में जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसमें जो है आपको ज़्यादातर नंबर फिगर पर ही दिए जाते हैं। अगर फिगर आपका स्पष्ट है और आप थ्योरी में समझाने में थोड़ा बहुत असफल भी हो जाते हैं तो फिगर बनाए हुए हैं, थ्योरी को थोड़ा बहुत गलत भी कर देते हैं तो चलता है, लेकिन फिगर बनाना आपको अत्यंत आवश्यक है। तो इसको देखते हैं। किसी एक समान वृत्ति गति करते पिंड द्वारा वृत्ति पथ का एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है, यानी यहाँ से चालू होकर, यहाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज दिखाया गया है, यहीं से चालू होकर यहीं पहुँचने में जितना समय, यानी एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को टी से लिखते हैं, इसका मात्रक सेकंड होता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एक समान वृत्ति गति करते पिंड का आवृत्ति क्या होता है। देखिए, इसको भी व्हाइट बोर्ड पर समझ लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि आवर्तकाल क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे कि आवृत्ति क्या होता है। देखिए, यहाँ से एक चक्कर लगाने में जो समय लगा उसको बोलते हैं हम लोग आवर्तकाल। लेकिन क्या एक सेकेंड अगर टाइम हम लोग फिक्स कर दें, एक सेकेंड टाइम को अगर फिक्स कर दिया जाए, इस एक सेकेंड में जितना चक्कर लगेगा, एक सेकेंड में यदि ये पिंड वृत्ति गति कर रहा है, एक सेकेंड में जितना चक्कर लगा लेगा, इन चक्करों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। ये आवृत्ति को देखिए आपके फिजिक्स में n से भी लिखा जाता है और f से भी लिखा जाता है, ये दोनों याद रखिएगा। ये क्या है, एक सेकेंड में चक्करों की संख्या को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति और
आवृत्ति को हम लोग परिभाषित करने के लिए देखिए कुछ इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर एक समान वृत्तीय गति करते पिंड द्वारा 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाए जाते हैं उन चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को n या f से लिखा जाता है। ठीक, यही बात मैंने अभी व्हाइट बोर्ड पे समझाया। आवृत्ति तथा आवर्त काल में संबंध। अब आवृत्ति और आवर्त काल में क्या संबंध होता है इसको देख लेते हैं। देखिए, चूंकि एक चक्कर में लगा समय आवर्त काल होता है, एक चक्कर में लगा समय आवर्त काल होता है, तो एक चक्कर का समय हम लोग t लिख सकते हैं, t सेकंड। आवर्त काल को ही हम लोग t लिखते हैं, तो एक चक्कर में लगा समय t सेकंड। एक सेकंड में चक्रों की संख्या देखिए, यदि एक चक्कर में समय लग रहा है t, तो एक सेकंड में चक्रों की संख्या कम होगी, तो इसको हम लोग 1/t कर देंगे। एक सेकंड में चक्रों की संख्या 1/t के बराबर होगी। तो एक सेकंड में चक्रों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? एक सेकंड में चक्रों की संख्या को ही हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति को क्या लिखते हैं हम लोग? n या f लिखते हैं, n या f लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ n से डिनोट कर रहे हैं आवृत्ति को, तो इसको लिख सकते हैं f बराबर 1/t। आवृत्ति का मात्रक सेकेंड इनवर्स। देखिए यहाँ इसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। जब इसका ऊपर जाएगा तो सेकेंड की घात -1 हो जाएगा। तो आवृत्ति का मात्रक सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज होता है। इसको हर्ट्ज HZ से डिनोट करते हैं। कोणीय वेग ओमेगा तथा रेखीय वेग में संबंध। अब अभी हम लोग पीछे इसके पहले कोणीय वेग को पढ़े थे। कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय विस्थापन की समय दर को हम लोग कोणीय वेग बोलते थे। तब यहाँ पर हमारे पास है कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। देखिए इसको व्हाइट बोर्ड पे हम लोग इसका जो डेरिवेशन होता है इसको समझ लेते हैं। इसके बाद आप लोगों को थ्योरी में दिखा दूंगा कि थ्योरी कैसे लिखा जाएगा। तो आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पर। देखिए ये हमारा सर्कल हो गया। इसका रेडियस r है, ये इसका सेंटर हो गया। यहाँ A पॉइंट पे है। यदि डेल t समय में ये चला जाता है B पॉइंट पर, यहाँ पर डेल थीटा एंगल अंतरित करता है। ये हमारा जो चाप की लंबाई है डेल s है। ठीक, यदि कोई पिंड डेल t समय में यहाँ से यहाँ जाने में समय क्या लगता है? डेल t। यदि कोई पिंड डेल t समय में बिंदु A से बिंदु B पर चला जाए वृत्तीय गति करते हुए, तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध है, इसी को हम लोग यहाँ डिराइव कर रहे हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है? डेल थीटा अपान डेल टी होता है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोणीय विस्थापन की समय दर को क्या बोलते हैं हम लोग? कोणीय वेग बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा और अलग अलग करेंगे। ये डेल थीटा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल थीटा, थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? चाप बटा त्रिज्या लिख सकते हैं, ये थीटा को। और यहाँ पर अभी 1/डेल टी बचा हुआ है नीचे में। अभी हम लोग थीटा को केवल कन्वर्ट किए हैं। थीटा को अभी थीटा बराबर पीछे मैंने बताया था कि चाप बटा त्रिज्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। तो यही यहाँ पर लिखे हैं। चाप की लंबाई कितना है? डेल s है, डेल s, और त्रिज्या हमारा r है। ठीक, इतना हो गया। अब ओमेगा बराबर डेल s अपान इस t को इधर साइड में कर लेते हैं, s के पास डेल t इंटू 1/r, ये हो गया। अब देखिए इतने को क्या बोलते हैं हम लोग रेखीय गति में? डेल s अपान डेल t को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। रेखीय
वेग बोलते हैं, क्योंकि विस्थापन की समय दर क्या होती है, रेखीय वेग होती है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। ओमेगा बराबर हो जाएगा, ये हमारा v के बराबर हो गया, v इंटू 1/r। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखने के लिए v बराबर क्या होता है, r ओमेगा। ये हमारा हो गया रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। देखिए v को हम लोग रेखीय वेग बोलते हैं और ओमेगा क्या बोलते हैं, ये हमारा कोणीय वेग है। ठीक, ये हमारा कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध का निगमन हो चुका है। और थोड़ा सा देखिए इसमें एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वृत्त की त्रिज्या, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम इस कोणीय वेग को ध्यान में दें तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है v बराबर r ओमेगा। तो यहाँ पर भी टोटली कोणीय वेग अगर छोड़ दिया जाए, कोणीय वेग को फिक्स मान लिया जाए, तो v क्या r पे डिपेंड कर रहा है। r जैसे जैसे बढ़ेगा v भी वैसे वैसे बढ़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पर छोटा सा वृत्त लेते हैं हम लोग, इतना छोटा तो इसका त्रिज्या r है। तो देखिए यहाँ से जब पिंड गति करना प्रारंभ करेगा, इस तरीके से गति करेगा, तो एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ा, 2πr। यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग गति करते हैं, मोशन करते हैं, तो टोटल रेखीय दूरी, अगर इसको यहाँ से देखिए कट कर दिया जाए इस तरीके से और इसको ऐसे फैला दिया जाए, यहाँ से कट करके ऐसे कट किया जाए और इसको फैला दिया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 2πr होगी। यानी अगर r छोटा है तो ये लंबाई भी छोटी होगी, यानी ये आपका v क्या होगा, छोटा होगा। r छोटा होने से v छोटा हो जाएगा। अगर इसी को r को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, देखिए r को बड़ा कर देंगे तो वृत्त हमारा जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इधर देखिए, तो अब यहाँ से कट करेंगे तो ये हमारी लंबाई कुछ ज़्यादा होगी, इसकी लंबाई 2πr, इसको r कैपिटल R बोल देता है। तो v बराबर 2πr, यानी v अब जो है वेग क्या होगा, अब v जो है r के प्रोपोर्शनल है। इस संबंध से देख सकते हैं जब ओमेगा आपका फिक्स है, ओमेगा फिक्स है तो v बराबर 2π, मान v, अब यहाँ r बढ़ने से v बढ़ जाएगा, r बढ़ने से v बढ़ जाएगा। अब दूसरा रिलेशन इसी से निकाल लेते हैं। दूसरा रिलेशन क्या होगा, इधर देखिए यहाँ पर v बराबर r ओमेगा है। अब हम लोग अगर ओमेगा को थोड़ा इस तरीके से लिख लें, v/r, ओमेगा को v/r लिख लें, तो इसको अब इसको फिक्स कर दिया जाए, v को फिक्स कर दिया जाए। v को फिक्स करेंगे तो ओमेगा, देखिए ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1/r लिख सकते हैं, 1/r लिख सकते हैं। तो अर्थात यहाँ पर क्या है, ओमेगा कोणीय, जो कोणीय वेग है ओमेगा, वो वृत्त की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात वृत्त की त्रिज्या जब छोटी होगी, वृत्त की त्रिज्या जब छोटी होगी तो ओमेगा ज़्यादा होगा, वृत्त की त्रिज्या छोटी होगी तो ओमेगा ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ 2 मानते हैं तो n 1/2 हो जाएगी, तो यहाँ पर 0.5 आएगा। अगर 3 रख देंगे तो 0.33 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 0.25 आ जाएगा। इस तरीके से घटते हुए जाएगा, जैसे जैसे वृत्त की त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे ओमेगा का मान घटेगा। अर्थात यहाँ पर ओमेगा और r में इन्वर्सली रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है जब भी कांस्टेंट हो। तो ये 2 रिलेशन हमको याद रखना है। अर्थात जो है यदि ओमेगा कांस्टेंट है तो रेखीय वेग वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती होता है इस पहले रिलेशन से। और यहीं पर यदि हम v को फिक्स कर दें, v को फिक्स करके r और ओमेगा में रिलेशन निकालें तो हमको मिलता है कि ओमेगा r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आइए इसका थ्योरी देख लेते हैं कि हम लोग को लिखना किस तरीके से है।
देखिए कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, एक फिगर बनाएंगे इस तरीके का, और यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, यदि कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर ओमेगा कोणीय वेग से डेल टी समय में थीटा कोण घूम जाता है, यहाँ देख सकते हैं डेल टी समय में डेल थीटा कोण घूम जाता है, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, डेल थीटा बाई डेल टी। यहाँ लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, यानी टी जो है बहुत छोटे समय के लिए लिया गया है। तो इसी को हम लोग और सॉल्व करेंगे, अभी मैंने पीछे जैसे बताया था व्हाइट बोर्ड पर। लिमिट वैसे भी आप लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो 1 डेल टी इंटू थीटा। थीटा को फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, डेल एस अपान आर, क्योंकि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। अब इसको डेल एस और डेल टी को एक जगह करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, v होता है। विस्थापन की समय दर को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं रेखीय वेग में। तो यहाँ पर ओमेगा बराबर v अपान आर हो जाएगा, v अपान आर को थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो v बराबर आर ओमेगा हो जाएगा। यही हमारा क्या है, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है। अब यहाँ पर जो मैंने रिलेशन बताया था कि यदि एक बार ओमेगा को और एक बार v को फिक्स किया जाए तो क्या रिलेशन मिलेगा, v और r और ओमेगा और r में। देखिए जब क्या किया जाता है, ओमेगा को नियत मान के लिए ओमेगा को फिक्स कर दिया गया। देखिए ओमेगा को फिक्स कर देंगे तो v और r में कैसा रिलेशन है, प्रोपोर्शनल का, यानी समानुपाती का रिलेशन है। यानी v बढ़ेगा तो r भी बढ़ेगा, r बढ़ेगा तो v बढ़ेगा। और यहीं पर ओमेगा को फिक्स कर दिया जाए, ओमेगा को नहीं v को फिक्स कर दिया जाए, v को फिक्स कर दिया जाए तो ओमेगा और r में क्या संबंध होता है, ओमेगा और r में 1 अपान r का रिलेशन होता है, जो कि एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अर्थात r के बढ़ने से ओमेगा घट जाएगा और r के घटने से ओमेगा बढ़ जाएगा। आई होप ये रिलेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए जिस तरीके से रेखीय वेग में क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं हम लोग रेखीय वेग में। ऐसे ही यहाँ पर कोणीय वेग में भी होता है, कोणीय गति में भी होता है कि कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण बोलते हैं। एकदम सेम टू सेम जैसे कोणीय वेग होता है वैसे ही रेखीय वेग होता है, और जैसे कोणीय त्वरण होता है वैसे ही रेखीय त्वरण होता है, यानी दोनों का डेफिनेशन लगभग एक जैसे ही बनाया जाता है। रेखीय वेग में हम लोग क्या बोलते थे, रेखीय वेग परिवर्तन की दर को त्वरण। यहाँ पर देखिए कोणीय अथवा घूर्णन गति में कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से डिनोट करते हैं। कोणीय त्वरण को किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से। यदि किसी वृत्तीय गति करते पिंड का डेल t1 समय पर कोणीय वेग ओमेगा 1 और t2 समय पर कोणीय वेग ओमेगा 2, दो समय दिया हुआ है t1 और t2, जिसमें कोणीय वेग इनके क्रमशः कितना है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है। तो कोणीय त्वरण कैसे निकाला जाएगा, पिंड का कोणीय त्वरण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों कोणीय वेग में परिवर्तन, अल्फा बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है। अभी हम लोग डेफिनेशन में देखिए कोणीय वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ पर कोणीय वेग में परिवर्तन को निकालेंगे, तो परिवर्तन को कैसे निकालते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल को कैसे निकालते हैं, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। अल्फा बराबर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपान t2 माइनस t1, इस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ इसका फिगर दिखाया हुआ है कि t1 समय पर ओमेगा 1 और t2 समय पर ओमेगा 2 कोणीय वेग है, और केंद्र पर कितना कोण अंतरित कर रहा है, डेल थीटा। तो यहाँ से यहाँ जाने में समय में परिवर्तन होता है डेल टी है। तो यहाँ पर हम लोग अल्फा को डिनोट कर सकते हैं, अल्फा बराबर डेल ओमेगा अपान डेल टी, जो कि हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे अभी कि कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर को क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण। अल्फा का मात्रक निकालेंगे, अल्फा का मात्रक कैसे निकालेंगे, ओमेगा का मात्रक बटा डेल टी का मात्रक। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग होता है, जिसका हम लोग मात्रक अभी निकाले थे, रेडियन पर सेकंड होता है। तो रेडियन पर सेकंड, और डेल टी क्या है, समय है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा का मात्रक हमारा निकल के आ जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।